नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या बिहार चुनाव से पहले संजय जोशी का नाम अचानक फिर फाइनल हो सकता है? संघ क्यों संजय जोशी के नाम पर ऐसा अड़ गया है? केपी मलिक साहब से मैंने कहा कि यह बात बहुत बढ़िया है कि बकरी को दिन भर खिलाओ और शाम को शेर के आगे बांध दो। बकरी बेचारी का वजन जिंदगी में नहीं बढ़ेगा, डर के मारे जितना खाया होगा सब हजम हो जाएगा। हमारी गुजरात लॉबी का भी यही हाल है। बढ़िया बढ़िया बातें और जैसे ही संजय जोशी का नाम आता है, साहब के और चाणक्य जी की हवा खराब हो जाती है। केपी मलिक साहब से मैं चर्चा करता हूं। मैंने पूछा कि जो बिहार में जो बुरे हालात हो रहे हैं, क्या कल्पना करी थी मोदी साहब ने, शाह साहब ने, कि एनडीए का रायता इतना बिखर जाएगा, पार्टी के नेताओं के इस्तीफे होंगे, एनडीए के नेताओं के इस्तीफे होंगे, या फिर एक कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले कूदकर भाग जाते हैं। बीजेपी की राजनीति के अंदर क्या चल रहा है? कैसे महिलाओं के अपमान पर चुप है बीजेपी? अफगानिस्तान का एक मिनिस्टर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, महिला पत्रकारों को अंदर नहीं आने देता है। ये भारत के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, सबने कांग्रेस से तीखी आलोचना करी है प्रधानमंत्री की कि इस तरह कोई भारत की महिलाओं का कैसे अपमान कर सकता है, महिला पत्रकारों का कैसे अपमान कर सकता है। बहुत रोचक बातचीत है। मैं आपको केपी मलिक जी के पास ले चलता हूं। पहले आप 4PM को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनते हैं क्या कह रहे हैं केपी मलिक साहब। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है मलिक साहब आपका। बिहार तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को उम्मीद नहीं होगी, शाह साहब को उम्मीद नहीं होगी कि बिहार इस तरह काबू में नहीं आएगा। मुझे लगता है ना, कुछ कुछ चीजों के अपशकुन होते हैं। मैं वो नहीं कहूंगा कि ये बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, वो लाइन बड़ी ज्यादा चर्चा में आ गई है, लेकिन अपशकुन होते हैं। अपशकुन ऐसे हो रहे हैं कि बिहार के मुद्दे पर वोट चोरी का नारा पूरे देश में गूंज गया, दुनिया में गूंज गया। बड़े बड़े अखबारों ने भी लिख दिया कि साहब देखिए भारत का डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, तो पूरी दुनिया में गूंज गया। बिहार में एनडीए की सिर्फ फुटबॉल खत्म होने का नाम भी ले रही है। अब पंचायत दिल्ली में शुरू हो गई। चिराग पासवान, मांझी, कोई कम कह रहा है, कोई ज्यादा कह रहा है। पार्टी में बगावत, नेताओं के अलग अलग सुर। कोई जूतों में दाल बटना कहते हैं ना इसको, वो दाल बटती हुई नजर आ रही है क्या कि एनडीए में क्या मोदी जी की कमान कमजोर हो रही है? लोगों को समझ आ रहा है कि अब जिनका रिटायरमेंट प्लान है, चला चली की बेला है। वरना मोदी जी जो कह दें वो बात पूरी ना हो, मोदी जी जो कह दें वो कोई सुने ना। कुछ तो गड़बड़ है मलिक साहब। जो चीजें समझ में नहीं आ रही लोगों की, वो क्या है? आपको क्या लगता है कि पर्दे के पीछे से राजनीति कौन सी हो रही है? क्या जो शुरुआत में चर्चा हुई कि संघ भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्या वो सही बात है? आपको क्या लगता है? संजय जी, देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के सामने पार्टी नतमस्तक होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि जिस प्रकार से देश में एक बड़ी घटना हुई है, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की घटना, और दूसरी जो हरियाणा की घटना हुई है, कहीं इससे भी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर, क्योंकि ये दलितों के, पिछड़ों के बड़े नेता हैं और आज उसी पे ये दलितों को बेचने का काम कर रहे हैं, दलितों के कंधे पे बैठ के ये आज राजनीति कर रहे हैं, पार्टी में जो है लेन देन कर रहे हैं। क्या ये जो दलित लोग हैं उनके सम्मान और उनकी जो नैतिकता है, उनके साथ जो चीजें हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की है? खाली दलितों का वोट लेने की, दलितों को ठेकेदार बनने की इनकी जिम्मेदारी है? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर कहीं इनको बहाना मिल गया कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया और इनमें से एक भी खिसक गया, कहीं ये मुद्दा बिहार में ना बन जाए और एक नया मुद्दा बिहार में बन जाएगा अगर ये चले गए तो। और आप समझते हैं कि अगर ये मुद्दा देश में आ गया तो फिर क्या हाल होगा देश में? तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए आज उनको दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में जो है बड़े चाणक्य जी, नड्डा जी के घर पे जाके मीटिंगें कर रहे हैं, सीटों के बंटवारे में बातचीत चल रही है, माथापच्ची चल रही है। खैर, ये तो बंटवारे वगैरह होते रहेंगे, लेकिन संजय जी, मेरे मन में एक सवाल बड़ा कौंध रहा है। चाहे देश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती हो, चाहे चिराग पासवान हो, क्या आज रामविलास पासवान होते, क्या वो चीफ जस्टिस के मुद्दे पे, क्या वो आईपीएस के मुद्दे पे, और जिस प्रकार से दलितों के साथ हो रहा है इस मुद्दे पे, क्या रामविलास पासवान चुप रहते?
हमने भी बहुत कवर किया है रामविलास पासवान को, हमारी भी बहुत मुलाकातें हुई हैं। लेकिन कई मुद्दों पे हमने उनको एक इस प्रकार के निर्णय लेते हुए देखा है, जो वो अपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अपने वोटरों के लिए लेते थे। आज चिराग पासवान लंबा सा तिलक लगा के, और मुझे लग रहा है वही जो है हिंदू धर्म के ठेकेदार जैसे बने हुए हों, और कई लोग तो जो है हाथ में जो बांधते हैं वो कलावा एक हाथ बांधते हैं, मुझे लग रहा है तो 30-40 कलावे बांध के चलते हैं। तो ये जो दिखावा आप कर रहे हैं, क्या इससे दलितों को, पिछड़ों को कोई न्याय मिलने की बात है? और क्या आप उनके साथ न्याय कर पाएंगे जिन दलितों का नेतृत्व आप बिहार में कर रहे हैं? सवाल ये है। तो आप जो है ये जो गुना भाग कर रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल इसलिए हो रही है कि आज उनको आपकी जरूरत है। तो आपको तो पहले भी फेंक दिया था निकाल के, आपको याद होगा 2024 से पहले कैसे निकाल के फेंका था आपको, और आप कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। और कल को फिर इसी तरह का आपके साथ एक व्यवहार होगा तो आप क्या कर लेंगे? जीतनराम मांझी कविताएं लिख रहे हैं वोट मांगने के लिए। जीतनराम मांझी एक कविता जी उस पर भी लिख दीजिए कि दलितों को न्याय मिले देश में। संजय जी, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और उसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी एनसीईआरटी कुछ कुछ बीच में आंकड़े देने शुरू कर चुका है, धीरे से दे रहा है। सबसे ज्यादा दलितों की हत्याएं और लड़कियों के साथ बलात्कार, उनके बाद बलात्कार के बाद उनको मौत के घाट पहुंचाने का काम अगर कहीं चल रहा है तो दूसरे तीसरे नंबर पे बिहार है। 2 दर्जन का आंकड़ा डेली का है अगर हम एनसीईआरटी के 2023 के आंकड़े उठा लें। एनसीआर की आप ये देखिए, और ये कहां है? जहां दलित जो है अपने वोट की बात कर रहे हैं, अपने सरकार के साथ हैं, और प्रधानमंत्री का हनुमान अपने आप को बता रहे हैं। तो हनुमान जी ने तो गदा उठा ली थी दूसरों के लिए, तो ये तो अपनों के लिए गदा नहीं उठा पा रहे। आज जिस प्रकार से मुंह सिला हुआ है दलित नेताओं का, उस पर मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि इस तरह की जो एक नई शुरुआत हुई है, दलितों के छोटों पे तो अत्याचार हम सुनते थे। आपके उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पीट पीट के 2 दलित युवाओं की हाल फिलहाल में हत्या कर दी गई, इस तरह की घटनाएं तो बहुत होती थी। एक घटना देखी थी बिहार में जिसको देख के दिल हमारा भर आया था कि एक व्यक्ति के ऊपर आप जो है लघु शंका कर रहे हैं। ये दिन आज भी चल रहे हैं उत्तर यहाँ पे देश में हमारे, और हम जो है आधुनिकता की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की, हाँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना हुई थी जो हमने देखी थी, झकझोर दिया था। लेकिन हमें लगता था कि ये छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए ये कर रहे हैं और ये अत्याचार तो हो रहा, हमें पता था। लेकिन आप इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, आप क्या इस शक्ति को कम आंकते हैं कि जिसकी पत्नी आईएएस है, और सीनियर आईएएस है, 2001 बैच की आईएएस है वो, और उनके पति आईपीएस हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, और वही पुलिस आज कहानी बना रही है। वो पुलिस आज जो है एफआईआर लिखने में कहानी, जो उनका अपनी एक रटी रटाई लाइन है कि ये धारा नहीं लगेगी, वो लगा दो, ये लगा दो, फॉर्मेलिटी कर दो, वो भी उसी दायरे में आ गए हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक दिया जा रहा है, और देश में बहस हो गई है कि नहीं नहीं वो चीफ जस्टिस कुछ गलत बोले होंगे और इसीलिए जूता फेंक दिया। ये नहीं हो रहा है कि वो जूता चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं फेंचा है, वो कुर्सी के ऊपर फेंका है। वो उस पे बैठे हुए दलित के ऊपर नहीं फेंका है, वो उस कुर्सी पे फेंका है। कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। अरे भाई, उन्होंने कह भी दिया है, अगर मैं नहीं चाहता इसके ऊपर कार्रवाई, तो क्या जो स्टेट वाइज और ये संज्ञान लेती है सरकार को तो एफआईआर करना चाहिए। अगर कहीं मोदी जी के ऊपर कोई टिप्पणी हो जाती है तो मोदी जी तो नहीं कहते कार्रवाई करो, तो एकाएक पुलिस पहुंच जाती है उसका घर पे कार्रवाई करने। योगी जी के ऊपर उत्तर प्रदेश में कोई टिप्पणी कर देता है, हमारे मीडिया वाले भी कर देते हैं, तो पुलिस आ जाती है ठुकाई करने के लिए। तो यहाँ कहाँ चलेगी वो पुलिस? चीफ जस्टिस के मामले में क्या हुआ? और चीफ जस्टिस के अलावा भी बाकी बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो उनके सहयोगी जस्टिस हो, चाहे वो दूसरे दलित नेता हो, चाहे दूसरे पदों पर बैठे हुए लोग हों, सबके मुंह में क्यों दही जमी हुई है, ये सोचनीय विषय है आज। जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, और मुझे लग रहा है कि बिहार का कुछ खास कनेक्शन ही है, क्योंकि पिछली बार जब बिहार का विधानसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, मोहन भागवत जी ने आरक्षण को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था कि आरक्षण की दोबारा चेकिंग जांच होनी चाहिए, आरक्षण जरूरत है नहीं, इस तरह का बयान, कंट्रोवर्शियल बयान था। पूरा चुनाव का सीन बदल गया था मोहन भागवत के एक बयान पर। लोकसभा का पूरा चुनाव उल्टा पुल्टा हो गया था कि संविधान बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। मोदी जी
अब की बार मोदी सरकार की जगह अब की बार एनडीए सरकार पर आ गए, बहुमत नहीं मिला पूरा, क्योंकि सेंसिटिव इशू है। बात आपकी सही है कि एडीजी स्तर का अफसर आत्महत्या कर ले रहा है केवल एक जाति के में पैदा होने की वजह से। एनसीआरबी के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि बिहार चरम पे पहुंचता जा रहा है महिलाओं के, दलित महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, और सब खामोश है, सब चुप है। क्या लग रहा है आपको, मोदी और शाह साहब को भी समझ आ रहा है कि बिहार इस बार आसान नहीं है, बिहार गले में फंस गया है? क्योंकि पिछड़े और दलित जिस तरह से प्रशांत किशोर एक्टिव हुए हैं, ऊंची जातियों का एक वोट एक तरफ हुआ है, और हमेशा से ये बिहार में हुआ है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई शायद सबसे ज्यादा बिहार में है। लेकिन इस बार जब बीजेपी का एक्ट से, बीजेपी की कार्रवाई से लोगों को समझ आ रहा है कि भाजपा ऊंची जातियों की पार्टी बनकर रह गई है, या पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा, और बिहार में तो ये चेतना विकसित हो रही है दलितों में, पिछड़ों में, ये एक नया क्रांति, नया अध्याय लिख सकती है। और ऐसा हुआ तो फिर क्या दिल्ली सिंहासन डगमगाएगा नहीं? दिल्ली की कुर्सी डगमगाएगी नहीं, मोदी जी की कुर्सी बची रहेगी कि बिहार जा रहा है चला जाए? क्या लगता है आपको केपी मलिक साहब? नहीं, देखिए संजय जी, बिहार हाथ से चला जाए ऐसा तो कभी ना भारतीय जनता पार्टी सोचेगी ना मोदी शाह सोचेंगे। किसी भी कीमत पे बिहार को जीतने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी कर रही है, और ये इनके लिए एक लिटमस टेस्ट है, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको। भले ही आपने महाराष्ट्र में, हरियाणा में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन अगर आप बिहार में जीत हासिल नहीं कर पाए तो आपका सिंहासन डोलना तय है। और वो जो सिंहासन आपका डोलेगा उसमें फैक्टर नीतीश कुमार कितने होंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से जो आवाजें उठनी शुरू होंगी वो आपके लिए खतरा पैदा कर देंगे। ये चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन को जीत के जो अंदर से विरोध की आवाजें आ रही है उनका थोड़े दिनों के लिए मुंह बंद कर दिया जाए, और फिर हम कहें कि भाई वो तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आ गया है और साथ में आसाम का इलेक्शन आ गया है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके बाद देखा जाएगा, तो फिर ठंडे बस्ते में डाल दें। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बिहार में कम से कम नजर नहीं आ रही। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जेडीयू में भयंकर टूट चल रही है, रोज नए नए लोग और भारी भरकम लोग आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, और अभी तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मैं बार बार आपको कहता हूं कि अभी तो सीटों का बंटवारा होने दीजिए। जिन लोगों को मंत्रियों के टिकट कटेंगे, विधायकों के टिकट कटेंगे, जो मजबूत नेता है वहां पे उनके टिकट कटेंगे, वो सब तेजस्वी की शरण में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से बिहार में बहुत मजबूत मामला विपक्ष का बन रहा है। दूसरी बात आपने की पीके की, पीके वहां पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वोट कटवा की तो भूमिका निभाएंगे वो, लेकिन वो कई सीटों पे सफलता हासिल कर लेंगे, इसमें मुझे फिलहाल थोड़ा संशय है। कल को कुछ समीकरण बदल जाए, इलेक्शन आते आते कुछ माहौल बन जाए, वो एक अलग है। लेकिन पीके के जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है, क्योंकि पीके ने लड़ाई जो है वहां अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दी। और आज जो युवाओं की फौज आप उनके साथ देखते हैं, वो युवाओं की फौज अगड़ी जाति के ज्यादा युवाओं की है। पिछड़ी जाति का युवा रोजगार मांग रहा है, और यहाँ पे एक तुर्रा दे दिया है तेजस्वी यादव ने कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। और आज उसके बड़े भाई से कहलवाया गया मीडिया में कि भाई कैसे नौकरी देंगे, तो बोला पहले सरकार तो बन जाए। तो ये भी बात भड़काने वाली बात है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं अगर नहीं भी नौकरी दे रहा है और कल को वो भी कह दे कि ये तो जुमला था, तो सरकार तो बने पहले। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने सबको सिखा दिया कि जुमलेबाजी से भी चुनाव जीते जा सकते हैं। नौकरी देना ना देना तो बाद की बात है ना, पहले चुनाव तो जीतिए। तो इस तरह की चर्चाएं बिहार में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के तरीके से ही निपटाने का काम विपक्ष बिहार में कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, कितनी शर्मनाक तस्वीर है कि एक विदेशी प्रवक्ता, एक देश का प्रवक्ता दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, महिला पक्ष को, पत्रकारों को नो एंट्री कह दे रहा है, सरकार खामोश है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने ये कहा है कि ये तालिबानी संस्कृति भारत में कैसे चल रही है, कैसे सरकार खामोश है, किस तरह महिलाओं को आने को प्रतिबंधित कर दिया गया, वो भी भारत जैसे देश में जो एक खास पहचान रखता है, हमारे अंदर नारी
को देवी का स्वरूप माना जाता है, और एक मना कर दिया कि महिलाएं हमारे यहाँ संस्कृति में नहीं है, था प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगी। भारत सरकार खामोश है, कह रही है उनका मामला है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस निजी मामला है। ऐसे कैसे कोई मुल्क आके हमारे दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है? सरकार को कुछ पता भी रहता है, नहीं पता रहता है। पुलवामा में आतंकी आते हैं, मार के चले जाते हैं। आसपास के मुल्कों में क्या हो रहा है सरकार को पता ही नहीं होता है। बांग्लादेश में कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे भाग के आ जाएंगे, हमें होश ही नहीं होगा कि वहां हो क्या रहा है। डोभाल साहब क्या अपने ऊपर पिक्चर बनाने के अलावा कोई और भी काम देखते हैं? एक मुल्क का, एक पार्टी, एक सरकार का एक आदमी इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सरकार को कोई रिएक्शन नहीं है कि भारत की महिला और पुरुष पत्रकार बराबर है, महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते भारत में दिल्ली में बैठ के। अब सरकार को होश आ रहा है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब इस बात को लेके नाराज हैं। संजय जी, ये जो मामला है, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे में हैं, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने ये कह दिया कि हम महिला पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखेंगे। तो तत्काल भारत सरकार ने कहा हम ठीक है, वो बात उनकी मान ली, क्योंकि बड़ा देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कई एहसान है हमारे ऊपर, अफगानिस्तान से हमें बड़ी सहायता लेनी है, तो अफगानिस्तान के सामने तो हमें झुकना ही पड़ेगा। अब आप लोग तो आरोप लगाते रहते हैं कि भाई हम अमेरिका के सामने झुक गए, तो अमेरिका के सामने जब हम झुक गए, चाइना के सामने झुक गए, तो हमें तो आदत पड़ी है ना झुकने की, तो हम अफगानिस्तान के सामने भी झुक गए। आप ये देखिए कि विदेश मंत्री, अगर उन्होंने कहा भी था कि भाई इस तरह की कोई बात है, तो हमारे विदेश मंत्री को कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ इस प्रकार का नहीं है और हम इस प्रकार की एक नई परंपरा चालू नहीं कर सकते। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार कहते हैं कि पिछली सरकारों में तालिबानी कानून चलते रहे हैं, तालिबानी सरकारें चलती रही हैं, और यहाँ तो सचमुच में तालिबान आ गए। और ये तालिबान को, आप तालिबान के सामने आप भी नतमस्तक हैं, आप भी उनको आदाब कर रहे हैं, और जनाब आइए और हम ठीक है, हम जो है महिलाओं को बाहर कर देते हैं। तो इतना क्यों झुक रही है सरकार, इतना क्यों डर रही है? क्या हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि जहां हम अमेरिका और चाइना से झुक रहे थे, डर रहे थे, अब हमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से भी डरना पड़ रहा है? क्या तस्वीर हमारी पाकिस्तान को जा रही है? क्या तस्वीर हमारी विदेश में जा रही है? ये दुर्भाग्य मुझे नहीं लगता पहले अगर किसी ने देखा होगा। आज हमारी विदेश नीति की किस तरह मजाक उड़ रही है, किस प्रकार से हमारी विदेश नीति कहाँ चली गई है, ये देश का दुर्भाग्य ही है। आपने देखा था यही हमारे विदेश मंत्री थे, तो ये जो गायब हो गए थे जब चाइना जाना था, चाइना में दिखाई नहीं दिए, वहां सचिव थे सिर्फ, और आज इन्होंने सचिव को पीछे करके खुद मोर्चा संभाला है भारत में। जबकि मुझे लगता है कि सचिव स्तर के व्यक्ति को ही मंत्री से बात करनी चाहिए थी, बीच में फॉर्मेलिटी कर सकते थे, लेकिन बढ़ चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको एम्बुलेंस दान दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से, अपने यहाँ तो हॉस्पिटल की व्यवस्था संभल नहीं रही है, अफगानिस्तान को एम्बुलेंस दे रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के लोग कई यहाँ इलाज कराने आते हैं तो कह रहे हैं भैया वहीं कराओ, हम आपको वहीं फैसिलिटी दे रहे हैं और वहीं एम्बुलेंस दे रहे हैं। विदेश नीति का एक ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि हमारी विदेश नीति किस प्रकार से तहस नहस हुई है, और ये चर्चा कल से ही मीडिया में चल रही है। मीडिया के कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया भी तो गोदी मीडिया बना हुआ है। अगर कुछ लोगों ने कोशिश की है और कुछ लोग बाहर आने की कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कर रहे थे, तो गोदी मीडिया के पत्रकारों ने जाने से मना कर दिया। तो एक आध पत्रकार अगर विरोध करता भी है तो उसका क्या चलेगा? अभी दिल्ली में पीआईबी रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सबको पीआईबी लेना है अपना, कोई ज्यादा क्रांतिकारी बनेगा तो उसका पीआईबी रोक देगा। एक पीआईबी बचा हुआ है, बाकी सब फैसिलिटी पहले हमसे छीन चुकी है। आपकी तमाम मंत्रालयों में, जो कई मंत्रालय उसमें एंट्री बैन हो चुकी है। जो आपको फैसिलिटी मिलती थी रेलवे की, वो तमाम फैसिलिटी बंद कर दी गई है। तो सिर्फ घुमा फिरा के गले में टांगने का एक तमगा बचा हुआ है, वो भी छिन सकता है। उसको बचाने के लिए पत्रकार जो है नतमस्तक हैं। पत्रकार भी तो ऐसे ही हो गए ना। तो ये कहानी ये है कि हमारा चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे IND मंत्रालय हो, सब डुगडुगी बजाने का काम कर रहा है, नया किसी के पास कुछ नहीं है। जी ठीक है ना मलिक साहब, बीच में आपने एक ये शगुफा और बता दिया और लोगों को चौंका दिया कि भैया बिहार के बाद में ये हो सकता है, कहते हैं कि बांग्लादेश के चुनाव है, असम के चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में चुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोदी साहब और शाह साहब के अंदर डर क्यों पैदा हो रहा है? क्यों डर रहे हैं कि अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तो ये क्रांति हो जाएगी, या अध्यक्ष क्या कर देगा? ये खौफ, ये डर, ये आतंक, ये है क्यों गुजरात लॉबी के अंदर?
संजय जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का डर नहीं है। इस चीज का डर है कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 2 दर्जन, 3 दर्जन, अब तो आप 4 दर्जन की बात करिए, जो एक सांसद विरोध कर रहे हैं, अंदर से जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं, वो मुखर हो जाएंगी अगर कोई इनका नापसंद वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और दूसरा, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कोई निर्णय ले सकता है। अगर निर्णय लिया जाएगा तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा संभावना और सबसे ज्यादा नाम चलता है संजय जोशी का, उन्होंने अपने समय में लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा मांग लिया था और वो मोदी जी की रग रग से वाकिफ हैं। मोदी जी को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो उसका नाम संजय जोशी है। तो इसलिए तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से डरते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछली बार चर्चा की थी कि आसाम में 4 बार के सांसद अपने साथियों के साथ पार्टी छोड़ गए। जो पुराने 4 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, तो कद्दावर नेता होंगे भाजपा के। वो लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी के अंदर भयंकर रूप से विद्रोह चल रहा है और कई लोग विरोध में खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबने ये कहा है कि अगर इस समय पे इस तरह का विद्रोह होगा तो हमारा नुकसान बिहार में बहुत बड़ा हो सकता है। तो बिहार इलेक्शन तक चुप बैठा जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बहुत दबाव है और आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम आगे कर दिया है। अब ये कब बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। एकाएक खबर आएगी आपको कि ये हो गया है, उसमें कोई ढोल नगाड़े बजने नहीं है और उसमें कोई देर लगनी नहीं है। पता चला कल सुबह ही कुछ हो जाए, तो यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। उसके लिए अपनी पेटी बांध के तैयार रखिए, कभी भी आपको कोई नई खबर बड़ी मिल सकती है। जी। अच्छा, ये बढ़िया है, ये संजय जोशी के नाम पर जैसे दिन भर बकरी को खिलाओ, रात को शेर के आगे बांध दो, तो बकरी का वजन बढ़ेगा ही नहीं, मतलब बेचारी वो वहीं सेटल रहेगी। तो मतलब संघवी जो है हर 8वें 10वें दिन संजय जोशी का नाम की चर्चा छेड़ देता है और फिर हमारे गुजरात में का मोदी साहब का, शाह साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, कैसे सहन करेंगे? आप कल्पना करिए कोई ऐसी मजबूरी बन जाए कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना ही पड़ जाए, कैसे सहन करेंगे? कितना तकलीफ देह होगा कि संजय जोशी पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं और मोदी शाह साहब पार्टी में हों, तो संजय जोशी अध्यक्ष हो। कल्पना करिए वो कितनी खौफनाक तस्वीर होगी। देखिए, अगर आप उसको सोचें कि हम उसको किस तरह से एनालाइज करें, सपोज कीजिए संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बन गए हैं, तो संजय जोशी जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो वो पार्टी की मीटिंग लेंगे। जब वो पार्टी की मीटिंग लेंगे तो उसमें सांसद भी आएंगे और दूसरे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी आएंगे और बाकी पदाधिकारी भी आएंगे। और ये लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, ये तो आपको मालूम है, जो रामविलास पासवान वाला जुमला है कि मौसम विज्ञानी होते हैं, तो उनको एक एहसास हो जाएगा कि मामला बदल चुका है और बिना बताए जो है वो गुजरात लॉबी की एक एक कमियां उजागर करेंगे। अरे भाई, 70 पेज की चिट्ठी मुरली मनोहर जोशी जी ने ऐसे ही थोड़ी लिख दी, रूडी जी ऐसे ही थोड़ी ला रहे हैं नई नई चीजें निकाल के। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। जब वो इस तरह की चीजें, इतना जखीरा इनके पास आ जाएगा, तो फिर ये मोदी जी से पूछ लें कि ये जखीरा आया, इसका क्या करना है। तो इसका तो एक ही तरीका बनता है कि सिंहासन खाली कीजिए, नए क्रांतिकारी आते हैं। तो ये परिस्थितियां बनेंगी, तो उसी से तो डर है इनको। तो इसीलिए ये शाम दाम दंड भेद करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कद्दावर नेता हो, उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इन्होंने बड़े बड़े क्रांतिकारियों को कंट्रोल कर लिया है, ये 2 लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी और संजय जोशी। अब या तो कोई इंजेक्शन नहीं बना है इनके पास ऐसा, या वो कोई इंजेक्शन लगवाते ही नहीं है, उन्होंने कोई डोज भी नहीं लगवाई, चाहे वो पीते नहीं है, तो या तो इसलिए बचे हुए हैं, नहीं तो ये तो छोड़ते नहीं है किसी को। इनके पास तो तमाम हथियार हैं, सीबी और वो तोते जो हैं वाले, उनसे भी हो जाता है। अब उन दोनों के पास उस तरह का भी कोई सामान नहीं है, तो इसलिए वो दोनों क्रांतिकारी मैदान में डटे हुए हैं। तो उस चीज का डर इनको है। अगर कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल मिल जाए तो ये उनको भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। लेकिन फिर मैं अंत में कहता हूं आपको कि बहुत जल्द आप बड़ा बदलाव देखेंगे। वो हो सकता है दिवाली से पहले हो जाए, वो हो सकता है बिहार चुनाव से पहले हो जाए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार है, करिएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।